Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a short story Dry September which is written by William Faulkner. So आज हम जिस short story के बारे में discuss करने वाले हैं वो है Dry September और इसको लिखा है विलियम फॉकनर ने. सो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं. सो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर विलियम फॉकनर, देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस स्टोरी ड्राई सेप्टेम्बर. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट समरी. सो गाइज देखो, जो ये स्टोरी है ड्राई सेप्टेम्बर ये पार्ट में डिवाइड है. सो इसकी पार्ट वाइज समरी में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. देन विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट एनालिसिस. आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द थीम्स एंड सिंबल्स. सो ये सारे टॉपिक्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन टू द ऑथर, स्टोरी, कंप्लीट समरी एंड एनालिसिस, थीम्स एंड सिंबल्स. सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको ये सारे जो टॉपिक्स हैं अच्छे से क्लियर हो जाएं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो गाइज इसके ऑथर है विलियम फॉकनर जिनका कंप्लीट नेम है विलियम कथबर्ट फॉकनर और इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1897 को न्यू एल्बनी मिसिसिपी में. एंड ही वॉज अमेरिकन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो अमेरिकन नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर हैं. रिमेंबरिंग फॉर हिज पायनियरिंग यूज ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक as well as the range and depth of his characterization. So guys देखो, जो विलियम फॉकनर है वो किस लिए याद किए जाते हैं? फॉर हिज pioneering. उन्होंने क्या बहुत अच्छा काम किया, मतलब किस लिए वो रिमेंबर किए जाते हैं कि उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है वो यूज़ होती है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात की. एंड उनके जो डेप्थ तक जाते हैं वो कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जब लेते हैं वो डेप्थ तक जाते हैं उस कैरेक्टर के. सो फॉर हिज डेप्थ ऑफ कैरेक्टराइजेशन वो इस चीज़ के लिए याद किए जाते हैं. And he won Nobel Prize for Literature in 1949, Pulitzer Prize for Fiction in 1963 and 1955, and the National Book Award in 1951 and 57. So इन्हें Nobel Prize for Literature मिला 1949 में, Pulitzer Prize for Fiction इन्हें 2 बार मिला 1963 and 1955 में, and the National Book Award इन्हें मिला 1951 and 1957 में. सो गाइज ये तो था इंट्रोडक्शन टू द ऑथर विलियम फॉकनर. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी ड्राई सेप्टेम्बर. So guys, here is the introduction to this story. So this short story published in January 1931 edition of Scribner's Magazine. So देखो guys, जो ये short story है Dry September ये publish हुई जनवरी 1931 में. एक मैगजीन थी Scribner's Magazine, उसमें 1931 जनवरी में publish हुई. Reprinted in Faulkner's collected story 1950 and in the selected short stories of William Faulkner in 1961. सो गाइज देखो, सबसे पहले ये शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी स्क्रिबनर्स मैगजीन में जनवरी 1931 वाले एडिशन में. देन ये विलियम फॉकनर की कलेक्टेड स्टोरीज, मतलब उनका एक कलेक्शन बनाया गया, उसमें पब्लिश हुई 1950 में. उसके बाद विलियम फॉकनर की सेलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्ट की गई, उनका कलेक्शन बनाया गया, उसमें पब्लिश हुई 1961 में. सो ये स्टोरी है किस बारे में? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ रूमर दैट विल मेयर्स अ ब्लैक मैन रेप्ड अ वाइट विमेन मिस मिनी कूपर. सो गाइज ये स्टोरी है एक रूमर पर बेस्ड, और वो रूमर क्या है कि एक ब्लैक मैन है विल मेयर्स, उसने एक वाइट विमेन मिस मिनी कूपर का रेप कर दिया है. दिस स्टोरी इंक्लूड्स द पर्सपेक्टिव ऑफ द रूमर्ड फीमेल विक्टिम मिस मिनी कूपर एंड द मॉब्स लीडर जॉन मैकलेंडन. सो गाइज देखो, जो ये शॉर्ट स्टोरी है इसमें किसका पर्सपेक्टिव इंक्लूड किया गया है? इसमें इंक्लूड किया गया है रूमर्ड विक्टिम, बिकॉज वो सच में विक्टिम नहीं है, उसने ये अफवाह फैलाई थी. सो रूमर विक्टिम जो है मिस मिनी कूपर, उसके पर्सपेक्टिव को इंक्लूड किया है. साथ ही साथ मॉब लीडर जो विल मेयर्स के अगेंस्ट में ये मॉब करते हैं, उसको मार देते हैं, उसके लिए जो मॉब कलेक्ट होता है, मतलब जो भी लोग इकट्ठे होते हैं, उनका लीडर होता है जॉन मैकलेंडन. सो उसका पर्सपेक्टिव भी इसमें इंक्लूड किया गया है. एंड दिस स्टोरी इज नरेटेड बाय एन अननेम्ड नरेटर. थर्ड पर्सन नरेशन इज देयर. सो गाइज देखो, जो ये शॉर्ट स्टोरी है ड्राई सेप्टेम्बर ये नरेट की गई है अननेम्ड नरेटर के थ्रू, और थर्ड पर्सन नरेशन में इसको नरेट किया गया है. एंटेगनिस्ट इज जॉन मैकलेंडन. यस, वेरी ऑब्वियस विलन जॉन मैकलेंडन इसका एंटेगनिस्ट है. एंड द जेनरा इज मॉडर्निज्म एंड साउदर्न रिनेसांस लिटरेचर. सो गाइज देखो, इसके एंटेगनिस्ट तो जो है वो जॉन मैकलेंडन है. एंटेगनिस्ट यू नो विलन एंड प्रोटैगनिस्ट इज हीरो.
सो एंटेगनिस्ट जॉन मैकलेंडन है और जो इस शॉर्ट स्टोरी में जेनरा है वो मॉडर्निज्म है और साउदर्न रिनेसांस लिटरेचर। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। देखो ये जो स्टोरी है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम पार्ट वाइज समरी डिस्कस करेंगे। सो इसके 5 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 3 शोज द टाउन्स रिएक्शन टू द र्यूमर। पार्ट 1 और पार्ट 3 में देखेंगे कि जो टाउन है, ये फिक्शनल टाउन है, उसमें जो ये र्यूमर फैला टाउन का, उस र्यूमर के तरफ क्या रिएक्शन है। देन पार्ट 2 and 4 familiarize us with मिनीज हिस्ट्री एंड अ व्यू ऑफ हर इमोशनल स्टेट। पार्ट 2 और 4 में हम मिनी की हिस्ट्री देखेंगे और उसका इमोशनल स्टेट देखेंगे। एंड पार्ट 5 provides us a glimpse of मैकलेंडन्स होम लाइफ एंड his rebellious tyranny over his wife। सो पार्ट 5 में जो मैकलेंडन है, जो मॉब लीडर होता है, उसकी होम लाइफ देखेंगे। कहीं ना कहीं वो भी अपनी पर्सनल लाइफ का एक विक्टिम ही होता है और वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करता है। सो ये है इंट्रोडक्शन टू दी स्टोरी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इनिशियली। जब मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ कैरेक्टर बताना भूल गई थी। सो विल डिस्कस अबाउट द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स ऑल्सो। सो थोड़े ही कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर है आई गेस इसमें। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज हॉक्शो। हॉक्शो इज अ बार्बर, ओनली कैरेक्टर हु स्पीक्स रीजन, हीरो बट एट द सेम टाइम कावर्ड। सो गाइज देखो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है हॉक्शो। हॉक्शो जो है वो एक बार्बर है, ठीक है, और वो ही सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो कि रीजंस के साथ बोलता है। वो हीरो भी है बट एट द सेम टाइम वो कावर्ड भी है। क्यों? बिकॉज देखो हीरो इसलिए है बिकॉज ही इज द ओनली पर्सन जो कि विल्मेयस के बारे में बोल रहा था, विल्मेयस को डिफेंड कर रहा था कि नहीं विल्मेयस ऐसा नहीं कर सकता, हीरो। बट एट द सेम टाइम ही वॉज कवर्ड बिकॉज जो ये चीज़ें बोल रहा था उसके लिए वो कुछ ऐसे एक्शंस कर ही नहीं रहा था कि विल्मेयस को ये लोग मारने ना जाए। सेकेंड कैरेक्टर इज मिस मिनी कूपर। मिस मिनी कूपर इज लॉनली स्पिंस्टर, स्प्रेड्स र्यूमर। ये र्यूमर फैलाती है कि मतलब जो विल्मेयस है एक ब्लैक मैन, उसने इसको असॉल्ट किया है, रेप किया है। इन हर लेट 30s एंड सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड। देखो गाइज जो मिस मिनी कूपर है वो लेट 30s मतलब 39-40 ईयर्स की है एंड शी इज सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज शी इज नॉट मैरिड येट। She is not able to attract man towards herself. Situation in society is pathetic because उसकी तरफ जो मैन है वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है और वो अब तक अनमैरिड है। That's why she is sexually frustrated. और उसकी सिचुएशन सोसाइटी में बहुत पथेटिक है। Causes the death of an innocent man. देखो उसने र्यूमर फैलाया कि विल्मेयस ने उसका रेप किया है। That's why she is the reason कि विल्मेयस की डेथ हुई। नेक्स्ट कैरेक्टर इज विल्मेयस। So विल्मेयस is a black man, falsely accuses of raping by Miss Minnie Cooper, killed by a group of white men. So guys विल्मेयस जो एक ब्लैक मैन है, एज अ वॉचमैन यहाँ पर काम करता है वो, एंड उसको झूठे रेप केस में फंसा देती है मिस मिनी कूपर, उस पर इल्जाम लगा देती है और इसीलिए जो वहाँ के व्हाइट मैन होते हैं उनका एक ग्रुप जाता है और विल्मेयस को मार देता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज जॉन मैकलेंडन। जॉन मैकलेंडन इज विजिलेंट, मोस्ट ऑब्वियस विलन, एक्स मिलिट्री कमांडर, रिक्रूट्स हिज ट्रूप इन द बार्बर शॉप। सो जो ये जॉन मैकलेंडन है ये मोस्ट ऑब्वियस विलन है, यही मतलब विल्मेयस के खिलाफ सारी प्लानिंग करता है किस तरीके से मारना है और वो एक्स मिलिट्री कमांडर है, वो मिलिट्री कमांडर रह चुका है इसीलिए उसको एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हमें मारना है, क्या चीज़ें करनी है और वही पूरा ट्रूप कलेक्ट करता है बार्बर शॉप में विल्मेयस को मारने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज बच। बच इज अ यंग मैन, argues for drastic action against will on the basis of rumor। जो बच है वो भी जॉन मैकलेंडन जैसी ही बातें करता है, वो भी विल्मेयस के अगेंस्ट में बोलता है कि हमें विल्मेयस के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। जॉइंस द मॉब, और वो भी इस मॉब को ज्वाइन कर लेता है जिसको कि जॉन मैकलेंडन इकट्ठा करता है, उस ट्रूप में शामिल हो जाता है। तो बच भी ये चाहता है कि हाँ हमें विल्मेयस को मार देना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द सोल्जर। सोल्जर इज द एक्स सोल्जर। सोल्जर है वो एक्स सोल्जर मतलब रिटायर्ड है, सीम्स टू साइड विद बच। देखो गाइस जो ये एक्स सोल्जर है ये बच जैसे ही बातें करता है कि हाँ हमें विल्मेयस के खिलाफ कुछ कदम तो उठाने चाहिए, बट he also agrees with हॉक्शो that a proper investigation should be conducted। देखो सोल्जर इस बात के पक्ष में था कि विल्मेयस के खिलाफ कदम उठाने चाहिए, बट वो साथ साथ हॉक्शो से इस बात पर अग्री करता था कि पहले हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, कहीं हम किसी गलत बंदे के खिलाफ कदम ना उठा ले, उसको मार ना दे, कहीं उसने ऐसा किया ही ना हो। सो हमें पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बट एट लास्ट ही पार्टिसिपेट्स इन द क्राइम अगेंस्ट विल। एट लास्ट वो शामिल हो जाता है उस मॉब में जो कि मारते हैं विल्मेयस को। नेक्स्ट कैरेक्टर इज द स्ट्रेंजर। सो गाइज देखो ये जो स्ट्रेंजर है ना ये भी बार्बर शॉप में होता है,
जब ये मॉब कलेक्ट करता है। सो ये स्ट्रेंजर एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो कि इधर उधर घूमकर कपड़े वगैरह सेल करता है या जो भी चीज़ें सेल करता है। सो ही इज़ अ ट्रैवलिंग सेलमैन जो घूमकर चीज़ें बेचता है। एंड ही ऑल्सो ज्वाइंस दी मॉब, जबकि उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वो इस टाउन से बिलोंग भी नहीं करता, उसके बावजूद वो इस मॉब में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर मिनीज फ्रेंड्स। सो मिनी की फ्रेंड्स होती हैं, टेल्स अबाउट करंट प्रोस्पैरिटी ऑफ द मैन विद हुम शी हैड एन अफेयर। सो देखो मिनी की जो फ्रेंड होती है, मिनी उनके साथ घूमने जाती है, पार्टी करती है, घूमती फिरती है, और ये जो है मिनी को उस व्यक्ति के, उस आदमी के बारे में बताते हैं जिसके साथ मिनी का एक टाइम पर अफेयर हुआ करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया यही बैंक क्लर्क, जो कि जिसके साथ की मिनी का अफेयर चल रहा था। सो बैंक क्लर्क इज विडोअर, ठीक है, वो विडोअर था, हैड एन अफेयर विद मिनी सम 8 years ago। कुछ 8 साल पहले उसका मिनी के साथ अफेयर था। मिनी उसके साथ घूमती थी, मूवीज देखने, पार्टीज ये सब करती थी। बट एट लास्ट जब बैंक का ट्रांसफर हो गया, बैंक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो बैंक क्लर्क को जाना पड़ा और मिनी का इसके साथ जो अफेयर था वो खत्म हो गया। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज मिसेस मैकलेंडन। मिसेस मैकलेंडन इज द वाइफ ऑफ मैकलेंडन, ठीक है, जो वो कमांडर है उसकी वाइफ है ये। पैसिव एंड सबमिसिव कैरेक्टर, यस शी इज सबमिसिव कैरेक्टर, विक्टिम ऑफ मैकलेंडन्स वायलेंट बिहेवियर। मैकलेंडन उसके साथ बहुत ही ज्यादा वायलेंट बिहेवियर करता है। डज नॉट सीम टू बी कंफर्टेबल इन हर ओन होम। जब मैकलेंडन पार्ट 5 में दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ को चेयर पर इस तरीके से थ्रो करके चला जाता है, इट सीम्स दैट शी इज नॉट कंफर्टेबल इवन इन हर ओन होम। So guys, these are the characters. Now we'll discuss about the summary part wise. But before that, I would like to share some more details with you. So this story is narrated by an omniscient narrator who does not participate in the events of the story. So guys, देखो जो ये story है, ये एक omniscient narrator बता रहा है जो कि कहीं पर भी story में enter नहीं होता, कहीं पर भी story के events में participate नहीं करता। एंड ही नरेट्स एज एन ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की तरह नरेट कर रहा है। सो गाइज देखो, हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं, सो हम भी इसको एक तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो नरेटर एज एन ऑब्जर्वर, एक्शंस आर प्रेजेंटेड एज द रीडर्स वर व्यूअर ऑफ द सीन। इस तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज ही इज ऑब्जर्विंग, और वो प्रेजेंट भी इस तरीके से कर रहा है लाइक वो ऑब्जर्व कर रहा है। सो एक्शंस इस तरीके से प्रेजेंट करे गए हैं लाइक रीडर ही उस सीन को पूरे को देख रहे हो। स्टार्टेड विद नो प्रायर नॉलेज ऑफ द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। सो गाइज देखो, जो ये स्टोरी है ये स्टार्ट होती है बार्बर शॉप में, जहाँ पर हॉक शो होता है, मतलब बार्बर्स होते हैं और कुछ उसके क्लाइंट होते हैं जो कि आपस में बात करते हैं एक र्यूमर के बारे में। उस र्यूमर के साथ स्टार्ट होती है। उससे पहले हमें कोई बताया नहीं जाता कि हाँ आखिर पहले की नॉलेज कि मिस मिनी कूपर ये है वो है, वो जिस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता लगता है। सो कोई प्रायर नॉलेज या सिचुएशन के बारे में हमें इसमें नहीं बताया जाता। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ पार्ट 1। सो गाइस स्टोरी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के साथ। इट इज सैटरडे इन सेप्टेम्बर, नो रेन फॉर मंथ्स इन जेफरसन। सो देखो ये जो स्टोरी होती है ये स्टार्ट होती है एक फिक्शनल टाउन जेफरसन में। जेफरसन जो है ये एक फिक्शनल टाउन है। यहाँ पर इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है सितंबर में, सैटरडे के दिन को, और काफ़ी महीनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। एंड फर्स्ट सीन सेट्स इन बार्बर शॉप। एज आई टोल्ड यू कि सीन की स्टार्टिंग होती है बार्बर शॉप के साथ। बार्बर शॉप में सीन खुलता है, सीन ओपन होता है, वेयर द मेन डिस्कस अबाउट द लेटेस्ट गॉसिप, समथिंग अबाउट मिस मिनी कूपर एंड अ नीग्रो। बार्बर शॉप में कुछ लोग बैठे हैं, क्लाइंट है और बार्बर है, जो कि लेटेस्ट गॉसिप के बारे में बात कर रहे हैं। और लेटेस्ट गॉसिप क्या है? समथिंग अबाउट मिस मिनी कूपर एंड अ नीग्रो, इट्स मीन विल मेयर्स। सो देखो उसको यहाँ पर नीग्रो कहा गया है, इट्स मीन अ ब्लैक मैन। तो कॉन्वर्जेशन बिटवीन हॉक्शो, द सेकंड बार्बर, बच द ड्रमर, सेकंड क्लाइंट एंड एक्स सोल्जर। सो देखो बार्बर शॉप में कौन कौन है? हॉक्शो है जो कि बार्बर है, सेकंड बार्बर है, देन बच है, एक ड्रमर, ड्रमर जो है वही है जो सेल्समैन घूमता है यहाँ पर आकर, जो इस टाउन से बिलोंग भी नहीं करता है, ही इज ड्रमर ऑल्सो। देन सेकंड क्लाइंट है और एक एक्स सोल्जर है। ये सारे यहाँ पर बार्बर शॉप में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज मैन आर्ग्यू, हॉक्शो emerges as a defendant of Vilmers, the Negro, who is accused of having attacked Miss Minnie Cooper. So guys ये सब लोग बार्बर शॉप में बैठकर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि विल्मेयर्स ने ठीक नहीं किया है, उसके खिलाफ कुछ तो कदम उठाने चाहिए। सो जो हॉक्शो होता है वो विल्मेयर्स को डिफेंड करता है। विल्मेयर्स पर ये इल्जाम लगाया गया है ना कि उसने मिस मिनी कूपर को अटैक किया, उस पर रेप करने की कोशिश की है। सो हॉक्शो उसको डिफेंड करता है। हॉक्शो क्या कहता है? इट इज अनक्लियर हु डिड व्हाट, कि ये क्लियर ही नहीं है कि किसने क्या किया। बट विल्मेयर्स डिड नथिंग एज ही नोज हिम, कहता है कि विल्मेयर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, बिकॉज मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा कुछ कभी नहीं करेगा। एंड अदर्स स्पेशली बच कॉल्ड हिम अ निगर लवर। सो गाइज देखो जो हॉक्शो है वो
विल्मियस को डिफेंड करता है कि विल्मियस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बिकॉज अभी हमें पता ही नहीं है कि किसने क्या किया। सो विल्मियस पर हम ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैं विल्मियस को पर्सनली जानता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो जो लोग होते हैं दूसरे, स्पेशली जो बच होता है, वो हॉक्शो को कहता है निगर लवर। During the conversation, it is revealed that Miss Minnie Cooper is just an old maid around 40 and unmarried. So जब ये लोग आपस में बात करते हैं, ये रिवील होता है कि जो मिस मिनी कूपर है वो ओल्ड हो गई है, 40 ईयर्स की हो गई है, एंड शी इज स्टिल unmarried. She is still not married. Imagines men are making advances towards her. So इस तरीके से ये लोग आपस में कन्वर्स करते हैं। Soon conversation becomes about the honor of a white man. So guys देखो, बार्बर शॉप में बात चल रही थी सिर्फ इस गॉसिप के बारे में, लेकिन कॉन्वर्जेशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं ये अब आप देखो। कहाँ तो गॉसिप की बात चल रही थी, अब ये बात पहुंच गई है ऑनर ऑफ अ वाइट मैन, कि वाइट मैन जो है, अगर वो इस चीज़ के खिलाफ कदम नहीं उठा रहे हैं कि किसी ब्लैक मैन ने वाइट वीमेन का रेप किया है, और वाइट मैन अगर शांत बैठे रहेंगे तो फिर वो मैन कहलाने के लायक नहीं है। शेम ऑन बीइंग अ वाइट मैन, कि अगर वो एक वाइट वीमेन के साथ किसी ब्लैक मैन ने रेप कर दिया और अगर वाइट मैन शांति से बैठे हैं, इट्स मीन शेम ऑन बीइंग अ वाइट मैन, कि वाइट मैन होने पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सो ये बात उनकी ऑनर, उनकी प्राइड पर आ जाती है। एंड बच इज फेवरेट सपोर्टर ऑफ दिस आइडिया, और जो बच होता है वो इस आइडिया के साथ सपोर्ट करता है कि बीइंग अ वाइट मैन हमें विल्मियस को मारना चाहिए, उसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सो गाइस मूड ऑफ द सीन चेंजेस व्हेन मैकलिंडन एंटर्स एक्स सोल्जर। सो देखो आपस में सारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैकलिंडन आता है इस पूरे सीन का मूड ही चेंज हो जाता है। ही आस्क्स, Are you going to sit there and let a black son rape a white woman on the street of Jefferson? So guys, मैकलिंडन क्या बोलता है, मतलब उन सब जो क्लाइंट्स वगैरह और जो बार्बर बैठे थे बार्बर शॉप में, उनसे बोलता है कि तुम यहाँ शांति से बैठे हो और एक ब्लैक सन को करने दे रहे हो वो जो हमारी वाइट वीमेन के साथ कर रहा है इन द स्ट्रीट ऑफ जेफरसन, बिकॉज जेफरसन इज अ प्लेस जहाँ पर वाइट मैन और वाइट वीमेन का दबदबा है। सो यहाँ पर कोई ब्लैक मैन आकर ये करेगा, आर वी गोइंग टू लेट देम डू? गाइस बाय वर्ड रेप क्राइम इंडिकेट्स, देखो रेप वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, क्राइम ही इंडिकेट कर रहा है। और बच जो है इस चीज से अग्री करता है। बच तो ऑलरेडी चाहता है कि विल्मियस को कुछ सजा दो, बिकॉज विल्मियस जो है वो एक ब्लैक मैन है, और बच चाहता है कि उसे इस चीज की सजा मिलनी ही चाहिए। सो वन ऑफ द क्लाइंट आस्क्ड, डिड इट रियली हैपन, कि मतलब ऐसा कुछ हुआ भी है? सो मैकलिंडन्स क्वेश्चंस हैपन until one really does it, बच सपोर्ट। सो देखो गाइस, जब ये क्लाइंट पूछता है बार्बर शॉप में कि ऐसा सच में हुआ भी है, सो मैकलिंडन कहता है हैपन, कि मतलब तुम चाहते हो कि कोई सच में ऐसा आकर करे, और बच सपोर्ट करता है कि हाँ कोई इससे पहले ऐसा आकर करे, हमें उसे खत्म ही कर देना चाहिए। सो हॉक्शो इंसिस्ट दैट दे शुड फाइंड फैक्ट्स फर्स्ट। मैकलिंडन ऑल्सो कॉल्स हिम अ निगर लवर। सो गाइस देखो, जो हॉक्शो था, जो कि सिर्फ एक ही डिफेंडर है विल्मियस के लिए, जो कि विल्मियस को डिफेंड कर रहा है, सो वो कहता है कि पहले हमें फैक्ट्स के बारे में पता लगाना चाहिए कि ऐसा आखिर हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो मैकलिंडन भी बच की तरह से क्या कहता है, निगर लवर। So guys, men joins McClendon including Dummer who does not even live in Jefferson. All follow McClendon. So guys, McClendon एक ट्रूप बना लेता है, मतलब एक आर्मी से बना लेता है विल्मियस को मारने के लिए उसके अगेंस्ट में, और उसमें ड्रमर भी शामिल हो जाता है, और बार्बर शॉप में जो भी लोग थे वो सब चले जाते हैं। और देखो जो ड्रमर है वो तो जेफरसन में रहता भी नहीं है, इवन दो वो इस मॉब को ज्वाइन कर लेता है। सो सब लोग मैकलिंडन को फॉलो करते हैं। मैकलिंडन इज द मॉब लीडर। सो हॉक्शो आस्क्स देम not to do anything harsh, कि कुछ बुरा मत करना। हॉक्शो puts away razor, runs out of the shop saying, I can't let readers believe he intends to warn Vilmiers or stop violent crime. So guys देखो, जो हॉक्शो है वो कहता है कि कुछ हार्श मत करना। उसके हाथ में रेजर होता है, वो रेजर को फेंक कर चला जाता है शॉप के बाहर और चिल्लाता है I can't let. सो दिस वर्ड आई कांट लेट, इससे जो रीडर्स होते हैं वो सोचते हैं कि जो हॉक्शो है वो जाएगा विल्मियर्स को इस बारे में वार्न करने कि तुम्हें लोग मारने आ रहे हैं, या फिर विल्मियर्स को जो ये लोग मारने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में वायलेंट बिहेवियर करने जा रहे हैं उसको रोकेगा। ऐसा रीडर सोचते हैं कि हॉक्शो ऐसा कुछ करेगा। एंड अदर टू बार्बर्स वॉच हिम गो वंडरिंग ही रियली डन इट टू हर। और जो दो दूसरे बार्बर्स शॉप में ही रह जाते हैं वो देखते हैं हॉक्शो को भागते हुए कि हॉक्शो भाग रहा है। सो वो आपस में बोलते हैं कि ऐसा सच में हुआ भी है। सो इस तरीके से ये सीन खत्म हो जाता है। सो गाइस हियर इज द सेकंड पार्ट बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस मिनी कूपर। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मिनी कूपर के डिस्क्रिप्शन के साथ। शी लिव्स विद हर मदर एंड आंट। जो मिस मिनी कूपर है वो अपनी मदर और अपनी आंट के साथ रहती है।
मोस्ट ट्रेजिक पार्ट अबाउट हर इज द ब्राइट हैगर्ड लुक ऑन हर फेस। गाइस सबसे ट्रेजिक पार्ट यहाँ पर क्या लगता है कि उसके फेस का ब्राइट हैगर्ड लुक, उसका जो फेस है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और ये सबसे ज्यादा ट्रेजिक यहाँ पर लगता है इसके फेस का लुक। एंड शी रिलैक्सेस ऑन हर पोर्च इन द मॉर्निंग एंड गेट्स ड्रेस्ड अप, गोज इन द आफ्टरनून विद हर फ्रेंड्स। तो देखो मॉर्निंग में तो वो आराम से रेस्ट करती है, रिलैक्स करती है, और आफ्टरनून में वो ड्रेसअप होकर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने चली जाती है। ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स गॉट मैरिड बट शी डजंट एंड द चिल्ड्रन यूज टू कॉल हर आंटी। सो गाइज देखो जो ये मिस मिनी कूपर है इसकी सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई है, बस मिस मिनी कूपर रह गई है और जो बच्चे हैं वो इसको कहते हैं आंटी। So narrator relates 12 years before the town began to see her driving on Sunday afternoons with the cashier in the bank and how this caused the town people to say, poor Minnie. At this point she asked that the children of the next generation to call her cousin instead of auntie. So guys देखो उसकी सभी फ्रेंड्स की शादी हो गई और जो बच्चे हैं उसको आंटी बोलते हैं बिकॉज शी इज 39 और 40, सो शी इज आंटी ऑब्वियसली। सो यहाँ पर नरेटर 12 साल पहले की बात को रिलेट करता है। वो कहता है कि कैसे 12 साल पहले जो मिनी थी आफ्टरनून्स में, संडे आफ्टरनून्स को कैशियर के साथ जाती थी, बाहर घूमती थी और जो टाउन के लोग थे वो उसे देखते थे। बट अब टाउन के लोग कहते हैं पुअर मिनी, पुअर मिनी मतलब बेचारी मिनी की उसकी शादी नहीं है एंड पीपल आर मतलब चिल्ड्रन आर कॉलिंग हर आंटी। सो इस पर मिनी कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उसे आंटी की जगह कजन बुलाएं। So 8 years had passed since her affair with the cashier, who left the town as bank moved to Memphis. So guys देखो जेफरसन से जो ये बैंक है मेम्फिस में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। सो इसीलिए जो कैशियर है उसे भी जाना पड़ा। 8 साल हो गए हैं बैंक का ट्रांसफर हुए और जो कैशियर है वो भी वहां चला गया है। एंड नाउ ही रिटर्न्स टू द टाउन, डज नॉट मीट हर, हाउ वेल ही इज डूइंग। सो देखो अब वो कभी कभी आता है टाउन में लेकिन वो मिनी कूपर से नहीं मिलता है, डज नॉट मीट हर। सो लोगों को बड़ा मजा आता है मिस मिनी कूपर को इस बारे में बताने में। सो मिनीज मदर कीप्स हरसेल्फ टू हर रूम। देखो जो मिनी की मदर है वो कमरे तक ही रहती है और जो घर है वो उसकी आंट चलाती है। मिनी ऑल्सो डेवलप्ड अ ड्रिंकिंग हैबिट। मिनी को शराब पीने की आदत भी लग जाती है। गोज आउट विद द फीमेल नेबर्स इन द इवनिंग। जो आसपास की फीमेल नेबर्स हैं उनके साथ वो इवनिंग में जाती है। Men did not even follow her with their eyes anymore। देखो जब लड़कियां जाती हैं तो लड़के देखते हैं लड़कियों को ना, एटलीस्ट फॉलो नहीं करते हैं तो आंखों से तो देखते ही हैं, इट इज़ अ फैक्ट। बट जो मिनी है शी इज अनमैरिड और अब लोगों ने उसको आंखों से भी फॉलो करना बंद कर दिया है। सो मिनी को ड्रिंकिंग हैबिट भी लग जाती है। इस डिस्क्रिप्शन के साथ जो हमारा पार्ट 2 है खत्म हो जाता है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 3 समरी। सो गाइस हियर इज द थर्ड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्ट में दोबारा से टाउन का रिएक्शन आएगा। सो दिस पार्ट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट। जो ये पार्ट है ये प्रेजेंट में होता है। रीविजिट्स द मॉब, मॉब आ जाता है। देखो फर्स्ट पार्ट में जो मॉब है वो पूरा बन जाता है विल्मेयर्स के अगेंस्ट जाने के लिए, विल्मेयर्स को मारने के लिए पूरी प्लानिंग वगैरह ये बनाते हैं कि हाँ हमें विल्मेयर्स के खिलाफ कदम उठाने हैं। सो पार्ट 3 में दोबारा से हम मॉब के पास आ गए हैं एंड होक्शो चेजेस आफ्टर मर्डरस गैंग। देखो पार्ट 1 की एंडिंग किस तरीके से हुई थी कि होक्शो जो है अपना रेजर फेंक देता है और शॉप के बाहर आता है चिल्लाते हुए, आई कांट लेट बोलते हुए। सो होक्शो जो है वो इस मर्डरस गैंग को फॉलो करता है, इनके पीछे पीछे भागता है और उनके पास तक फाइनली पहुंच जाता है। जब होक्शो इनके पास पहुंच जाता है तो मैकलिंडन सेज, चेंज्ड योर माइंड, डिड यू? However, he continues defend Vilmius। तो देखो जैसे ही मैकलिंडन के पास ये आता है ना होक्शो, सो मैकलिंडन कहता है चेंज योर माइंड, डिड यू, कि तुमने अब अपना माइंड बदल लिया, अब तुम उसे डिफेंड नहीं कर रहे हो, समझ आ गया ना तुम्हें भी कि उसने गलत किया है। लेकिन होक्शो अभी भी विल्मियस को डिफेंड करना बंद नहीं करता, वो विल्मियस को डिफेंड करता है एंड एक्स सोल्जर प्रिटेंड्स दैट दे आर जस्ट गोइंग टू टॉक टू हिम अ लिटिल। देखो जो एक्स सोल्जर है वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि हम तो सिर्फ उससे बात करने के लिए जा रहे हैं। While Butch and McLendon feels comfortable announcing freely the violent nature of their plans। So guys देखो जो एक्स सोल्जर है जब हॉक्शो विल्मेयस को डिफेंड करता है यहाँ पर आकर कि विल्मेयस ने ऐसा नहीं किया है, पहले फैक्ट्स के बारे में पता कर लो, पहले सच पता कर लो। सो जो एक्स सोल्जर होता है वो इस तरीके से प्रिटेंड करता है कि हाँ हम उससे बात ही तो करने जा रहे हैं। लेकिन जो बच और मैकलिंडन होता है उन्हें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है। उन्हें वायलेंट प्लान के बारे में बताते हुए वो ओपनली अनाउंस करते हैं कि हाँ हम विल्मेयस को मार देंगे। सो दे गेट इनटू 2 कार्स। वो 2 कार में बैठ जाते हैं एंड ड्राइव आउट ऑफ द टाउन टू द आइस प्लांट वेयर विल्मेयस इज अ नाइट वॉचमैन। सो देखो गाइस जो विल्मेयस है वो टाउन के बाहर एक आइस प्लांट में वॉचमैन की तरह काम करता है। सो ये जो मॉब था ये 2 गाड़ी में बैठ जाते हैं, वहां तक जाते हैं टाउन
से बाहर, जहाँ आइस प्लांट है वहाँ तक जाते हैं, एंड दे गेट्स आउट ऑफ द कार, वो गाड़ियों से बाहर आते हैं और चिल्लाते हैं फाइंड हिम, इस तरीके से कि मतलब उसे ढूंढो, एंड वॉइस विस्पर्स किल हिम, कि उसको मार देंगे, इस तरीके से ये वहाँ पर चिल्लाते हैं। सो मैकलिंडन सेज डू नॉट डू इट हियर, कि ये यहाँ पर नहीं करना है। देखो उन्हें विल्मियस मिल जाता है और ये फिर चिल्लाते हैं किल हिम। तो मैकलिंडन कहता है कि नहीं, इसे यहाँ पर नहीं मारना है। दे ड्रैग हिम टू द कार, वो खींच कर घसीट कर लेकर जाते हैं विल्मियस को गाड़ी तक। विल्मियस नॉट फिजिकली रेसिस्ट बट वर्बली असर्ट्स हिज इनोसेंस। देखो गाइस, विल्मियस को पता ही नहीं है कि उसके साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। सो इसीलिए विल्मियस फिजिकली कुछ भी रेसिस्ट नहीं करता है, रोकने की उन्हें कोशिश नहीं करता है जब वो विल्मियस को ड्रैग करते हैं। सो विल्मियस वर्बली बोलता है कि आखिर हुआ क्या है। वो अपनी इनोसेंस असर्ट कर रहा है इस तरीके से कि मतलब मैंने क्या किया, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। सो गाइस मैकलिंडन आस्क्स हिम टू गेट इन अ कार, विल डज नॉट मूव एंड सेज। सो गाइस देखो, जो मैकलिंडन है वो बोलता है विल्मियस को कि गाड़ी में बैठो, लेकिन जो विल है वो वहां से नहीं हटता है। और क्या कहता है विल, वो मैं आपको बताती हूँ। वट यू ऑल गोइंग टू डू विद मी, कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो मिस्टर जॉन। आई एंट डन नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वाइट फॉक्स, कैप्टन्स, आई एंट डन नथिंग, आई स्वेयर फॉर गॉड, कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। ये सारी चीजें यहाँ पर विल्मियस बोलता है। उसके बाद ऑल वाइट मैन बिगिन टू स्ट्राइक हिम। In resistance, he hits Hawkshaw in the mouth. He strikes back, push him into the car. So guys देखो, जब विल्मियस बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, so सभी वाइट मैन जो है वो उसे मारने लग जाते हैं। So resistant मतलब उसका रिएक्शन आएगा ऑब्वियसली, तो भी रिएक्शन में मारने लगता है और वो गलती से हॉक्शो को मार देता है मुंह पर। सो हॉक्शो के मुंह पर लग जाती है, एंड जो हॉक्शो है उसको भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, तो हॉक्शो भी उसे वापस मारता है। सो देखो, हॉक्शो इज द ओनली डिफेंडेंट ऑफ विल्मियस। अब उसने विल्मियस ने हॉक्शो को भी मार दिया है, सो हॉक्शो भी यहाँ पर उसको डिफेंड करना बंद कर देता है और हॉक्शो उसे वापस उल्टा मारता है। सो उसके बाद दे पुश हिम इनटू द कार, वो सब विल्मियस को गाड़ी के अंदर पुश करते हैं, फेंक मतलब बैठा देते हैं गाड़ी के अंदर। सो विल्मियस सेट बिटवीन बार्बर, हॉक्शो एंड द सोल्जर। सो जो विल्मियस है वो बार्बर, हॉक्शो और सोल्जर के बीच में बैठता है, एज नॉट टू टच। इस तरीके से बैठाते हैं विल्मियस को कि वो उन दोनों को टच ना करे, बिकॉज विल्मियस इज अ ब्लैक मैन एंड दे आर वाइट। सो हॉक्शो आस्क्स टू बी लेट आउट। सो गाइस गाड़ी में बैठाकर ये लोग चल पड़ते हैं, मतलब दोनों गाड़ियों को लेकर, और विल्मियस को भी गाड़ी में बैठाकर ये वहां से चल पड़ते हैं। सो हॉक्शो आस्क्स टू बी लेट आउट। मैकलिंडन हॉक्शो को बोलता है गाड़ी से उतरने के लिए। सो विल्मियस डेस्परेट टू टॉक टू हॉक्शो। जो विल्मियस है वो तो हॉक्शो से बात करना चाहता था। तो मैकलिंडन यहाँ पर क्या बोलता है हॉक्शो को, जंप निगर लवर, कि मतलब कूदो यहाँ से, निगर लवर। यहाँ पर भी वो हॉक्शो को निगर लवर कह रहा है, इवन दो अब तो हॉक्शो जो है वो उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा है। सो देखो, हॉक्शो को गाड़ी से उतरने के लिए मैकलिंडन बोलता है, विल्मियस बात करना चाहता है हॉक्शो से, लेकिन उसके बावजूद हॉक्शो गाड़ी से उतर जाता है मैकलिंडन के बोलने के बाद। ही जंप्स आउट। सो कार हेडेड टुवर्ड्स एन अबेंडेंट ब्रिक किल्न। सो गाइस देखो, हॉक्शो गाड़ी से उतर जाता है, उसके बाद ये गाड़ी को लेकर जाते हैं ब्रिक किल्न की तरफ। व्हाट इज ब्रिक किल्न? ब्रिक किल्न होती है भट्टी, जहाँ पर जो ब्रिक्स होती है उन्हें बेक किया जाता है। पूरा भट्टा टाइप देखा हो आई होप आप लोगों ने, जहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं वो पूरा एक भट्टा होता है जहाँ पर ब्रिक्स को बेक किया जाता है। पहले वो कच्ची होती है, उनको पकाया जाता है। सो हॉक्शो बैक टुवर्ड्स द टाउन। हॉक्शो टाउन में वापस आ जाता है। सून सीज द कार्स, वन फ्यूअर मैन इनसाइड इट। सो ये देखता है हॉक्शो, टाउन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि जो ये सब लोग थे ये भी आ गए हैं, लेकिन हॉक्शो उसमें से मिसिंग है। So readers here can assume this means that they have killed Vilmius and disposed of his body. So यहाँ पर हमें ऑडियंस को, रीडर्स को पता लग गया है कि विल्मियस को मार दिया है, इवन दो उसकी बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया है। सो ये होता है पार्ट 3 में कि विल्मियस को मार देते हैं ये मॉब। नाउ पार्ट 4 दोबारा से मिनी से ही रिलेटेड है। सो गाइज वंस अगेन रिटर्न्स टू मिस मिनी कूपर बट नॉट टेकन बैक इन टाइम। अब हम दोबारा मिस मिनी कूपर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अब बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की। मिनी इज ड्रेसिंग टू गो आउट विद हर फीमेल नेबर्स हु प्रोवाइड हर नो नेसेसरीली सिंसियर सपोर्ट। सो गाइज देखो, जो मिनी है वो ड्रेसअप हो रही है, कपड़े वपड़े पहन रही है, तैयार हो रही है अपनी फीमेल नेबर्स के साथ बाहर जाने के लिए। एंड एज शी इज ट्राइंग टू ड्रेस, जब वो तैयार होने की कोशिश करती है, हर हैंड्स ट्रेम्बल, उसके हाथ कांपते हैं। ट्रेम्बल होते हैं ना हमारे हाथ कई बार। फेल्ट लाइक फीवर। हर फ्रेंड्स कम एंड आस्क इफ शी इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो आउटसाइड। उसकी फ्रेंड्स आती हैं और उसको बोलती है कि मतलब आर यू फीलिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू गो आउटसाइड, कि मतलब तुम बाहर जाने की हालत में हो भी या नहीं हो। एंड दे ऑल्सो एड व्हेन शी इज फाइंड आउट ऑफ द करंट शॉक मस्ट टेल देम व्हाट हैड हैपेंड। विल्मियस की बात हो रही है।
सो देखो उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम बाहर जाने की हालत में हो भी या नहीं हो, और साथ ही साथ वो बोलती है कि जब तुम ठीक हो जाओ तो हमें ज़रूर बताना कि आखिर हुआ क्या था। वॉक स्लोली अंटिल मिनी स्टॉप्स ट्रैम्बलिंग। सो देखो इसके बाद ये सब फ्रेंड्स तैयार हो जाती है, धीरे धीरे चलती है बिकॉज मिनी ट्रैम्बल कर रही थी। सो मिनी जब ट्रैम्बल करना बंद हो जाती है तो उसके बाद वो नॉर्मल चलने लग जाते हैं। एंड एज दे रीच नियर द स्क्वायर शी ट्रैम्बल्स अगेन। जैसे ही वो स्क्वायर के पास पहुंचते हैं मिनी दोबारा से ट्रैम्बल करना स्टार्ट कर देती है। शी इज द सेंटर ऑफ एवरी वंस अटेंशन, पीपल बिगिन टू टॉक अबाउट हर एंड द विल। सो गाइज देखो जैसे ही मिनी पहुंचती है स्क्वायर के पास, मतलब ये जा रहे हैं बाहर मूवी देखने के लिए, घूमने के लिए, तो पहले तो मिनी ट्रैम्बल कर रही थी लेकिन बाहर आती है थोड़ा वो नॉर्मल होती है। जैसे ही वो स्क्वायर के पास पहुंचती है शी ट्रैम्बल्स अगेन, दोबारा ट्रैम्बल करना स्टार्ट हो जाती है, कांपने लग जाती है। एंड शी इज द सेंटर ऑफ एवरीवन्स अटेंशन, सब उसको देखते हैं और उसको देखकर लोग बाग मिनी के और विलमेयर्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। Someone asks about the whereabouts of the will. Other replies that he is fine, just gone for a trip. Not even the young man followed her with their eyes, the motion of her hips and legs when she passed. So guys देखो कुछ लोग होते हैं मिनी को देखकर मतलब विल और मिनी की बात करते हैं और बोलते हैं कि आखिर विल कहाँ है। सो दूसरे बंदे बोलते हैं कि विल जो है वो ट्रिप पर गया है। सो गाइस देखो पहले तो जो मिनी की एज के लोग थे वो भी मिनी को नहीं फॉलो करते थे, बट अब यंग मैन भी मिनी को फॉलो कर रहे हैं विद देयर आईज द मोशन ऑफ हर हिप्स एंड लेग्स व्हेन शी पास्ड। जब वो जाती है सो लोग उसको देखते हैं बिकॉज उसने एक ऐसा र्यूमर फैलाया दैट उसका रेप हुआ है। सो मे बी पीपल आर फाइंडिंग हर सेक्सुअली अट्रैक्टेड। सो दे अराइव एट द पिक्चर शो। सो जब वो पिक्चर शो पर पहुंच जाते हैं, एज द मूवी अबाउट टू बिगिन मिनी फील्स टू लाफ बट शी होल्ड्स इट, टेक देयर सीट्स। सो जैसे ही पिक्चर शो पर पहुंचते हैं मूवी स्टार्ट होने वाली होती है, मिनी को बहुत हंसी आती है बट वो उस हंसी को कंट्रोल कर लेती है और अपनी अपनी सीटों पर सब फ्रेंड्स बैठ जाती है। एंड एज द मूवी स्टार्ट्स मिनी स्टार्ट्स लाफिंग। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है मिनी को और हंसी आती है बट इस टाइम वो हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती, शी स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसने लग जाती है मिनी। एंड मोर शी ट्राइज टू सप्रेस इट, मोर नॉइज इट मेड। जितना ज़्यादा वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करती है उतना ज़्यादा उसे और हंसी आती है और उसकी हंसी उतनी ही ज़्यादा और नॉइस करती है। सो पीपल लुकिंग एट हर फ्रेंड्स टेक हर आउटसाइड, शी कंटिन्यूज लाफिंग ऑल दी वे इन द टैक्सी। सो देखो गाइज उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर ले आती है मूवी हॉल से और वो बाहर आकर भी हंसती है और रास्ते भर टैक्सी में भी वो हंसते हंसते ही आती है। सो उसकी फ्रेंड्स लाती हैं उसे घर पर एंड पुट हर इन द बेड, पुट आइज ऑन हर टेम्पल्स ट्राइंग टू काम हर डाउन, उसको काम करने की कोशिश करती हैं। ले स्टिल फॉर अ टाइम एंड सोन बिगिंस टू लाफ। मिनी थोड़ी देर के लिए कंट्रोल होती है बट उसके बाद दोबारा हंसना स्टार्ट कर देती है। तो गाइस देखो ये पार्ट किस तरीके से एंड होता है। दिस पार्ट एंड्स विद दिस लाइन, पुअर गर्ल पुअर मिनी। इस लाइन के साथ ये पार्ट एंड होता है। सो देखो उसकी फ्रेंड्स उसे बोलती हैं, जब वो दोबारा हंसना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी फ्रेंड्स उसे बोलती है पुअर गर्ल पुअर मिनी। इट्स मीन इस लाइन से वो ये क्वेश्चन कर रही है कि आखिर हुआ क्या है, वेदर और नॉट एनीथिंग रियली हैपेंड, कि क्या सच में कुछ हुआ है। सो पार्ट 4 खत्म। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 5 जिसमें हम देखेंगे मैकलेंडन की पर्सनल लाइफ के बारे में। सो नरेटर शिफ्ट टू दी मैकलेंडन। पार्ट 5 में जो नरेटर है वो मैकलेंडन की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा है। अराइव्स होम एट मिडनाइट, हिज वाइफ हैज बीन वेटिंग फॉर हिम। सो गाइस देखो मैकलेंडन के बारे में बात हो रही है। मैकलेंडन रात को लेट घर पहुंचता है और उसकी वाइफ जो है उसका वेट कर रही होती है। एंड मैकलेंडन स्टेयर्ड हिज वाइफ अंटिल शी लुक्ड डाउन। जो मैकलेंडन है वो अपनी वाइफ को घूरता है जब तक उसकी वाइफ अपनी पलकें नीचे नहीं कर लेती। मतलब देखो उसकी वाइफ उसे देख रही थी, उसका वेट कर रही थी। सो मैकलेंडन घर आते ही उसे घूरना स्टार्ट कर देता है। एट लास्ट उसकी वाइफ ही अपने पलकें झुका लेती हैं एंड ही स्कोल्ड्स हर फॉर वेटिंग अप, होल्ड्स हर बाय शोल्डर, हिज इंटेंशंस सीम वायलेंट। सो जो मैकलेंडन है वो अपनी वाइफ को डांटता है कि मेरा वेट क्यों कर रही थी और वो उसको शोल्डर से पकड़ लेता है और वो जिस तरीके से पकड़ता है ना वो ये दिखा रहा है कि उसकी जो इंटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है। सो व्हेन हिज वाइफ इंसिस्ट दैट इट इज़ हर्टिंग ही रिलीजेज एंड थ्रोज हर डाउन ऑन अ चेयर एंड लेफ्ट द रूम। सो उसने इतना ज़्यादा वायलेंटली उसका हाथ पकड़ रखा था तो उसकी वाइफ बोलती है दैट इट इज़ हर्टिंग मी। सो उसके बाद वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है और उसको इस तरीके से मतलब चेयर पर पुल करके चला जाता है, फेंक देता है, पुल और थ्रोज हर डाउन ऑन अ चेयर और रूम से बाहर चला जाता है। सो रूम से बाहर जाकर मैकलेंडन टेक्स ऑफ हिज शर्ट, रिमूव्स हिज पिस्टल एंड पुट इट ऑन द बेड साइड टेबल एक्सट्रीमली क्वाइट। सो रूम से बाहर जाता है, अपने कपड़े वगैरह उतारता है एंड जो भी पसीना वगैरह मतलब अपने आप को क्लीन करता है और अपनी पिस्टल निकालता है, बेड साइड पर रख लेता है। हर चीज़ बहुत शांत, एक्सट्रीमली शांत बिकॉज इट इज़ नाइट टाइम और उसकी वाइफ की तो हिम्मत ही नहीं है उसके सामने बोलने की। सो इट इज़ एक्सट्रीमली क्वाइट
एंड नरेटर सेज दैट देयर वाज नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है. द डार्क वर्ल्ड सीम्ड टू लाई स्ट्राइकन बीनीथ द कोल्ड मून एंड द लिडलेस स्टार्स. ऑब्वियसली इट इज डार्क वर्ल्ड, एविल पीपल की कोई कमी नहीं है, लोग दूसरे के साथ बहुत वायलेंट बुरा बिहेव करते हैं. सो इस वर्ड के साथ, इस लाइन के साथ नरेटर इस स्टोरी को खत्म कर देते हैं. दैट देयर वाज नो मूवमेंट एंड द डार्क वर्ल्ड सीम्ड टू लाई स्ट्राइकन बीनीथ द कोल्ड मून एंड लिडलेस stars. So guys, in this way this story ends. ये story इस तरीके से end होती है. Now we'll discuss about the complete analysis. So here is the analysis. Guys देखो, आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि हमें आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं या उसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दो. So मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब भी आप लोग आंसर्स लिखते हो सो उसमें आपको एनालिसिस के पॉइंट्स डालने हैं. आप किसी लाइन से क्या समझ रहे हो, कहाँ पर क्या इंडिकेट किया गया है, क्या शो किया गया है, थीम्स क्या है, ये चीज़ें आपको उसमें डालनी होती है. दैट इज़ क्रिटिकल एनालिसिस, कि आप उस चीज़ को अच्छे से एनालिसिस करो. इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने होते हैं कि उसमें आप अच्छे से अच्छे पॉइंट्स डालो, एनालिसिस लिखो. समरी नहीं लिखनी होती है, आपको एनालिसिस लिखना होता है. सो ड्राई सेप्टेम्बर शोज दैट हाउ प्रेजुडिस कैन लेड टू हॉरिबल मिसकैरिएजेस ऑफ जस्टिस. यस गाइज, देखो जो ड्राई सेप्टेम्बर है वो क्या शो कर रहा है कि एक प्रेजुडिस किस तरीके से हॉरिबल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस साबित हो सकता है, कर सकता है. देखो व्हाट इज प्रेजुडिस, कि आपने कोई चीज़ मान ली, वो हुई नहीं हुई दैट डजंट मैटर फॉर मी. आपने प्रेजुडिस बना लिया, अपने माइंड में ये चीज़ बैठा ली कि हाँ ऐसा हुआ है, प्रेजुडाइज कर लिया आपने पहले ही कि हाँ ऐसा हुआ ही है. सो ये चीज़ जो है बहुत हॉरिबल भी साबित हो सकती हैं एंड कैन लीड टू हॉरिबल मिसकैरिएजेस ऑफ जस्टिस, की जस्टिस की वजह आप कुछ और ही कर बैठते हो. एंड दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द किलिंग ऑफ विल मेयर्स बट एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड. देखो इस स्टोरी में क्या बताया, बेसिकली विल मेयर्स को मारने के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है, रिवॉल्व्स अराउंड दैट, बट उस सीन को ही एक्सप्लेन नहीं किया. देखो विल मेयर्स को मारने के बारे में पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग रिवॉल्व उसी के अराउंड है, लेकिन एक्चुअली मारा किस तरीके से ये हमें नहीं बताया. ये बता दिया कि हाँ ब्रिक किलिंग के पास गए, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड. सो एक्चुअल एक्ट ऑफ किलिंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड. फॉकनर वांट्स अस टू focus more on the causes of the violence and the mental physical atmosphere that breeds such senseless and random acts of cruelty. So guys देखो फॉकनर यहाँ पर क्या शो कर रही है. फॉकनर wants us to focus more on the causes of violence and the mental physical atmosphere. फॉकनर चाहते हैं कि हम मेंटल फिजिकल एटमॉस्फेयर और वायलेंट बिहेव के कारण क्या क्रूअल एक्ट हुआ है, कि मतलब जो मॉब था उसने कितनी ज़्यादा क्रूएलिटी दिखाई है, मतलब एक प्रेजुडाइज बना लिया, उसी के बेसिस पर उन्होंने इतना गलत कुछ कर दिया. किलिंग ऑफ ब्लैक मैन ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ वाइट गॉडेस. यस गाइज इट इज इंपॉर्टेंट, जब आपका अगर आता है ड्राई सेप्टेम्बर का एनालिसिस तो ये पॉइंट जरूर डालना कि जो ब्लैक मैन को इन्होंने यहाँ पर मारा है, ये यहाँ पर वाइट गॉडेस का कंसेप्ट भी शो कर रहा है. ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ वाइट गॉडेस. व्हाट इज वाइट गॉडेस? रेफर्स टू एनी लिली वाइट साउदर्न वीमेन. वाइट गॉडेस रेफर करती है कोई भी वाइट साउदर्न वीमेन के लिए who is raised in a society that protects her from any unpleasant experiences. White goddess means any white southern women जिसको कि सोसाइटी ने रेज किया है और उसको प्रोटेक्ट करेगी किसी भी बुरी चीज से. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वाइट गॉडेस. और वही यहाँ पर दिखाया गया है. मिनी इज रिप्रेजेंटेड एज अ वाइट गॉडेस बिकॉज उसने सिर्फ एक र्यूमर फैलाया कि किसी ब्लैक मैन ने उसका रेप किया है एंड ऑल दी वाइट मैन प्रोटेक्ट्स हर. इवन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऑल द वाइट मैन प्रोटेक्ट्स हर और उस विल को मार ही देते हैं जान से. सो साउदर्न वाइट मैन बिलीव दैट साउदर्न वाइट लेडी कैन टेल नथिंग बट ट्रुथ. देखो गाइस, जो साउदर्न वाइट मैन है उन्हें लगता है कि साउदर्न वाइट लेडी कभी भी झूठ नहीं बोलेगी. साइकोलॉजिकली इट इज बेस्ड ऑन अ बिलीव दैट शी कुड नेवर बी अट्रैक्टेड टू अ ब्लैक मैन. देखो जो उन्होंने ये बात बोली है, साउदर्न वाइट लेडी कभी झूठ नहीं बोलेगी, साइकोलॉजिकली ये इस चीज पर बेस्ड है कि जो एक वाइट वीमेन है वो कभी भी एक ब्लैक मैन की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगी और ब्लैक मैन ऑब्वियसली रेप ही करेगा बिकॉज वाइट वीमेन कभी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी. सो कंसिक्वेंटली शी वुड नेवर लाई अबाउट सच अ मैटर. इसका मतलब वो कभी इस बारे में झूठ बोल ही नहीं सकती बिकॉज वो तो कभी ब्लैक मैन को पसंद ही नहीं करेगी. क्लोजली रिलेटेड टू सैडिज्म. सैडिज्म इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. यस, देखो जो ये स्टोरी है ड्राई सेप्टेम्बर, ये सैडिज्म से रिलेटेड है क्योंकि इसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है. देखो मिनी भी इनसिक्योर है बिकॉज शी इज नॉट मैरिड येट. मैकलेंडन भी इनसिक्योर है,
पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान है। तो सैडिज्म यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिला है। एंड मैकक्लेंडन लीडर ऑफ मर्डरस मॉब पर्सनल फेलियर्स, यस मैकक्लेंडन का मैंने आपको बोला कि उसकी पर्सनल फेलियर्स जो है वो उसकी इनसिक्योरिटी ही है। सो गाइस देखो, फॉकनर ट्रीट्स मैनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स एज विक्टिम ऑफ वेरियस सोसाइटल फोर्सेस। देखो गाइस, यहाँ पर फॉकनर ने अपने कई कैरेक्टर्स को विक्टिम दिखाया है, नॉट मिनी, नॉट ओनली विल्मियस, उसने एक और कैरेक्टर को यहाँ पर विक्टिम दिखाया है। कौन कौन से कैरेक्टर को उसने एज अ विक्टिम यहाँ पर प्रेजेंट किया है? विल्मियस इज अ मोस्ट ऑब्वियस विक्टिम, ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस विक्टिम यहाँ पर कौन हुआ? विल्मियस ही हुआ। उसने तो कुछ किया भी नहीं था, जस्ट वो ब्लैक मैन था तो उसके साथ इतना बुरा हुआ। मिनी कूपर इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ हर ऑन सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस। मिनी कूपर किस चीज की विक्टिम है? अपनी खुद की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस की विक्टिम है। एंड शी फैंटेसाइजेस होपिंग दैट मेयर हिंट ऑफ रेप विल प्रूव हर स्टिल सेक्सुअली डिजायरेबल। कि मतलब अगर उसने सिर्फ एक र्यूमर फैला दिया कि उसके साथ रेप हुआ है, सो इट विल प्रूव दैट she is still sexually desirable. McClendon is also a victim. McClendon is a victim of his personal failures. So guys देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है इस स्टोरी का ड्राई सितंबर का, वो क्या है? Through the bloody September twilight, after math of 62 rainless days, it had gone like a fire in the dry grass, the rumor, the story, whatever it was. कि मतलब जो ये सितंबर है, ब्लडी सितंबर ट्वेलाइट, आफ्टर द 62 रेनलेस डेज, 62 डेज से यहाँ पर कोई बारिश नहीं हुई है एंड बहुत गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। सो गाइस देखो, ब्लडी वर्ड डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ इम्पेंडिंग डार्कनेस द सन सेट्स। देखो सन कैसा होता है? रेड होता है। ब्लडी वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? इम्पेंडिंग द डार्कनेस द सन सेट्स, कि सन ने जो डार्कनेस सेट की है। कंपैरिजन ऑफ द र्यूमर ऑफ फायर ब्लेजिंग थ्रू द ड्राई ग्रास। देखो, जो र्यूमर है उसको कंपेयर किया गया है फायर ब्लेजिंग ड्राई ग्रास के साथ। सेट्स अ डेंजरस टोन फॉर द स्टोरी। देखो, स्टार्टिंग में ही इतनी डेंजरस टोन का यहाँ पर यूज किया गया है। द वर्ड पाल एंड श्राउडेड इज ऑल्सो यूज्ड इन द मिडल। कहीं पर एक लाइन आती है, लेट मी सर्च दैट लाइन। यस, देखो गाइस, लाइन है, द डे हैड डाइड इन अ स्मॉल पाल ऑफ डस्ट above the darkened square shrouded by the spent dust. The sky was as clear as the inside of a brass bell. देखो, यहाँ पर जो पाल और श्राउडेड वर्ड है वो क्या रिकॉल कर रही है? ऑब्वियसली फ्यूनरल रिकॉल कर रही है। स्काई इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्यूनरल बेल। जो स्काई है उसको फ्यूनरल बेल की तरह दिखाया है, और जो वर्ड पाल है, श्राउड है, मतलब कफन, वो फ्यूनरल को ही रिकॉल कर रहे हैं। हॉक्शो फर्स्ट मेंशंस हिज नेम बिफोर इट रीडर इज अनश्योर वेदर विल्मियस वाज अंडर सस्पिशन। सो गाइस देखो, जब ये बार्बर शॉप में बात करते हैं सभी जो वहाँ पर लोग होते हैं, तो वो विल्मियस को नाम से नहीं बोलते हैं, दे कॉल्ड हिम नीग्रो। सबसे पहले विल्मियस को मेंशन करता है हॉक्शो, और इससे पहले जो रीडर थे वो अनश्योर थे कि उसने सच में ऐसा किया है या ही वॉज अंडर सस्पिशन। सो व्हेन द मैन अराइव एट द आइस प्लांट, Hawkshaw makes the very logical point that if Vilmius is on duty, it proves that he could not have been anywhere near Miss Minnie Cooper. This point is totally ignored by others. Yes, देखो, जब ये लोग आइस प्लांट के यहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो विल्मियस है नाइट वॉचमैन काम करता है, सो हॉक्शो यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट देता है कि अगर विल्मियस ड्यूटी पर है, इट्स मीन वो मिस मिनी कूपर के पास कहाँ से जाएगा? वो जाएगा ही नहीं टाउन के अंदर, तो जेफरसन में तो वो है ही नहीं, वो तो टाउन से बाहर आइस प्लांट में एज अ वॉचमैन काम कर रहा है। इट्स मीन ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं है, उसे फंसाया गया है। दिस इज द वेरी वैलिड और लॉजिकल पॉइंट, बट इस पॉइंट को सभी इग्नोर करते हैं। कोई इस पॉइंट को फोकस ही नहीं करता, इस पॉइंट को कोई भी समझने की कोशिश ही नहीं करता है। टर्निंग पॉइंट इज व्हेन हॉक्शो हिट्स विल्मियस। टर्निंग पॉइंट क्या है? जब हॉक्शो विल्मियस को मार देता है, बिकॉज हॉक्शो इज द ओनली डिपेंडेंट ऑफ विल्मियस, और वही जब विल्मियस को हिट करता है, सो इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। अंटिल देन हॉक्शो हैड बीन द लॉन डिफेंडर ऑफ विल्स इनोसेंस, नाउ ही जॉइन्स द वायलेंट गैंग। अब तक वो विल्मियस को बहुत डिफेंड कर रहा था, बट अब उसने भी वायलेंट गैंग को एक तरीके से ज्वाइन कर ही लिया है, बिकॉज उसने उसको डिफेंड करना बंद कर दिया है। एंड गाइज, एनोनिमिटी इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द मॉब वायलेंस ऑफ स्टोरी। यस, एनोनिमिटी इज शोन थ्रू आउट व्हेन दे वर एट द आइस प्लांट, उसको ड्रैग करते हैं, सो एनोनिमिटी इज द इम्पॉर्टेंट फोर्स देयर। एंड द रीडर हैज टू अज्यूम दैट विल हैज बीन थ्रोन डाउन ऑफ द ब्रिक किल्स। सो गाइस देखो, जो रीडर्स है वो क्या अज्यूम करेंगे, बिकॉज प्रॉपर एक्ट ऑफ किलिंग तो बताया गया है नहीं कि उसको मारा कैसे। सो रीडर यही अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, जो विल्मियस है उसको ब्रिक किलिंग के अंदर फेंक दिया होगा, भट्टी के जो भी जहाँ पर भी ईंटें बेक होती है वहां पर फेंक दिया होगा। यही हम अज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट एक्ट ऑफ किलिंग इज नॉट एक्सप्लेन्ड।
सो गाइज इस तरीके से ये एनालिसिस है. दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस स्टोरी. नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स. आई होप आपको ये एनालिसिस क्लियर हो गया होगा. तो फर्स्ट थीम इज गॉसिप. ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम बिकॉज जब ये लोग बार्बर शॉप में होते हैं तो इसी गॉसिप के बारे में बात करते हैं. देन र्यूमर. यस गाइज, र्यूमर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थीम. देखो जो मिस मिनी कूपर है उसने एक ऐसा र्यूमर फैलाया जो कि किसी की जान ही ले गया. देन सोसाइटी एंड क्लास. ऑब्वियसली गाइज सोसाइटी एंड क्लास इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम. देखो जो विल्मेयस है वो ब्लैक रेस का था और जो वाइट मैन है वो अलग ही होते हैं. सो जो ब्लैक मैन होते हैं उनको लो क्लास, लो सोसाइटी से समझा जाता है और इसीलिए विल्मेयस को मारा गया बिकॉज जो मिस मिनी कूपर थी वो वाइट वीमेन थी, वाइट गॉडेस की तरह उसे रेफर किया गया. इट्स मीन विल्मेयस लो सोसाइटी से था और ही वॉज नॉट सपोज टू डू जो उसने किया, मतलब उसने किया नहीं, जो रूमर फैला इन दैट ऑल्सो ही वॉज नॉट सपोज टू डू दैट. जस्टिस एंड जजमेंट. जस्टिस एंड जजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थीम बिकॉज मैकलिंडन ने जस्टिस करना, उसकी नज़र में जो उसने किया वो जस्टिस था मिस मिनी कूपर के लिए, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट जस्टिस. वो जस्टिस किसी भी एंगल से नहीं था बिकॉज उसने सच को पता करने की कोशिश ही नहीं की, उसने फैक्ट्स को जानने की कोशिश ही नहीं की. बस उसकी नज़र में जो उसे जस्टिस लगा उसने वो कर दिया अपने जजमेंट्स के हिसाब से. देन रेस. ऑब्वियसली ब्लैक रेस एंड वाइट रेस को यहाँ पर दिखाया गया है, निग्रो ब्लैक रेस. देन प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज तो है ही, ये जो पूरी स्टोरी है प्रेजुडाइज पर ही बेस्ड थी कि एक प्रेजुडाइज ने किस तरीके से किसी की जान ले ली. नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस सिंबल्स. सो फर्स्ट सिंबल इज रेजर. देन सेकंड सिंबल इज पिस्टल. पिस्टल क्या सिंबलाइज कर रही है? वायलेंस. देन आइस प्लांट. आइस प्लांट सिंबलाइजेस द होप. आइस कोल्ड काम होती है ना, सो आइस प्लांट सिंबलाइजेस द होप. दीज आर द थ्री सिंबल्स. इसके अलावा भी आप लोग सिंबल्स ढूंढ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो गाइज दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी ड्राई सेप्टेम्बर. एंड आई होप आपको जो ये शॉर्ट स्टोरी है ड्राई सेप्टेम्बर अच्छे से क्लियर हो गई होगी. इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट है या आप चाहते हैं किसी और नॉवल के बारे में हम डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. Also, you can contact me on Instagram and either on my Facebook page, and now you can contact me on WhatsApp also. So I'll give the link of all the three in the description box. So guys, do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी. अपने फ्रेंड्स के साथ गाइज जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए. सो डू सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक नए वीडियो के साथ. थैंक यू.